तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन अक्रॉस टू साइनेप्सिस हमने जिक्र किया था। कैल्शियम आयंस का इनवर्ट मूव करना और वेसिकल्स में से एसिटाइलकोलिन का निकलना और जाकर रिसेप्टर्स पर जाकर बाइंड हो जाना और फिर नर्व इम्पल्स का प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाना। ठीक है। इन द मीन टाइम पोटेशियम आयन जो थे आपके बाहर थे और सोडियम आयंस आपके अंदर थे। अच्छा, अब क्या हुआ, हमने पढ़ा था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज -70 मेगावोल्ट। ठीक है। अच्छा, अब एक्शन पोटेंशियल के जो पॉइंट्स थे हम उस पर रुक गए थे, पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन या फिर रीपोलराइजेशन। यार देखो, इतना डिटेल में लिखा हुआ है बुक में और नोट्स में मेरे पास ये वाला पॉइंट एक्शन पोटेंशियल का कि अगर मैं डिटेल में चला गया तो हम समझो सेकेंड ईयर का सिलेबस पढ़ रहे हैं, एमडी कैट नहीं पढ़ रहे। तो हमें एमडी कैट के एमसीक्यूज़ के हिसाब से पढ़ना है, हमें सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ना है कि अगर एमसीक्यू में आ जाए तो मैं मटेरियल को किस तरह यूज़ करूं। सो मैं सिर्फ की पॉइंट दूंगा एक्शन पोटेंशियल के इन तीनों फेजेस का। अगर उन तीनों फेजेस के की पॉइंट्स को आपने दिमाग में बिठा लिया तो आप एक्शन पोटेंशियल के एमसीक्यूज़ को खट से सॉल्व कर लोगे। ठीक है। होता ये है कि जब आपकी ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स होती है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक, तो उसमें होता ये है कि आपका एटीपी की मदद से ये सारा हो रहा होता है। ठीक है। एटीपी की मदद से आपका सारा ये हो रहा होता है। तो पोलराइजेशन जब आपकी होती है, यानी कि जब नर्व इम्पल्स आपकी स्टिमुलस को अफेक्ट करती है कि भाई अब नर्व इम्पल्स आ गई है, तो पोलराइजेशन होती है। यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मेगावोल्ट से आपके पास हो जाती है +40 या फिर कुछ जगहों पे है +50 मेगावोल्ट तक। ठीक है। ये दो बातें याद करने की, कोई एक आएगा इनमें से एमसीक्यूज़ में, तो अगर 40 या 50 में से कोई एक आए तो आप इन दोनों में से कोई एक टिक करोगे। सो -70 और +40 या +50 में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि सोडियम के जो गेट्स हैं वो ओपन हो गए थे। सोडियम गेट्स ओपन हो गए थे क्योंकि बाहर पोटेशियम ज़्यादा थे, तो बाहर का जो इन्वायरमेंट था वो नेगेटिव था। जब सोडियम गेट्स ओपन हुए, जो पॉजिटिव थे वो बाहर चले गए, तो ऑब्वियस है -70 जो पोटेशियम की मदद से और कुछ प्रोटीन्स की मदद से आपका नेगेटिव था, सोडियम की गेट्स की वजह से जब वो बाहर गए पॉजिटिव आयंस ऑफ द सोडियम, तो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया -70 से +40 या +50 मेगावोल्ट तक। ख़त्म हो गई ये बात। मैं आगे कुछ लिखूंगा ही नहीं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई बात ही नहीं है। बुक में इतनी डिटेल लिखी है, नोट्स में इतनी डिटेल लिखी है, मैं उसमें जा ही नहीं रहा। अब आ जाओ हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन में पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन बाहर से इनवर्ड मूव करती है, यानी कि नेगेटिव आयंस आपके अंदर जा रहे हैं, पोटेशियम आयंस आपके अंदर जा रहे हैं। तो क्या होगा? नेगेटिव कंसंट्रेशन होगी तो -50 या +40 से -90 मेगावोल्ट तक पहुंच जाएगी कंसंट्रेशन। सही है। तो यहाँ पर कैसे हुआ? पोटेशियम आयंस आपके इनवर्ड्स यानी सॉरी गेट्स ओपन, पोटेशियम आयंस के गेट्स जो हो गए वो ओपन हो गए, खुल गए। पोलराइजेशन में सोडियम आयंस, हाइपर पोलराइजेशन में पोटेशियम आयंस के गेट्स ओपन हो गए। ये दोनों अलग अलग बातें हो गई। अब जब रीपोलराइजेशन हुई, रिकवरी स्टेज हुआ, जब वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चाहिए मुझे, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की नहीं है 2 सोडियम सॉरी Na+ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस के गेट्स, दोनों के गेट्स ओपन हो गए एक साथ, ओपन हो गए एक साथ, यानी कि काउंटर बैलेंस शुरू हो गया, एक अंदर जा रहा है एक बाहर जा रहा है। इसी मदद से 3 सोडियम आयंस और 2 पोटेशियम आयंस। 2 पोटेशियम आयंस क्यों? पोटेशियम का एटॉमिक मास सोडियम से ज़्यादा है, तो इसलिए 3 को कवर करने के लिए 2 पोटेशियम आयंस चाहिए थे। तो 3 और 2 पोटेशियम आयंस के पंप्स यूज़ हुए जो इन दोनों को पंप्स कर रहे थे, 3 सोडियम और 2 पोटेशियम। तो ये जब पंप ओपन हुआ, 3 अंदर जा रहे हैं सोडियम और 2 बाहर जा रहे हैं पोटेशियम, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 से -70 मेगावोल्ट हो गया। दैट्स इट। बस अब मैं आगे बात ही नहीं करूँगा। यहाँ पे हमने इतने लंबे चौड़े टॉपिक को कवर कर लिया भाई, मुबारक हो। तो ये चीज़ बहुत अहम थी।
आई होप नर्व इम्पल्स की साइनेप्स के ज़रिए ट्रांसमिशन और एक्शन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मेरे ख्याल से पूरे चैप्टर में यही बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली। ये याद हो गई, समझो आपको पूरा चैप्टर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में मेंशन किया हुआ है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को, जो कि हमने होम्योस्टैटिस में पढ़ा सेकंड ईयर में, मगर इस बार पीएमडीसी में होम्योस्टैटिस नहीं है तो उन्होंने ये नर्व इम्पल्स में डाल दिया, नर्वस कोऑर्डिनेशन में। तो बहुत आसान है भाई, पॉजिटिव फीडबैक लूप या पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऐसा फीडबैक है रिजल्टिंग इन द एम्पलीफिकेशन और ग्रोथ ऑफ द आउटपुट सिग्नल। भाई इसका मतलब ये है कि किसी भी फंक्शन को और बढ़ा दिया जाए, स्टिमुलेट कर दिया जाए, एम्पलीफाइड कर दिया जाए, उससे हम कहते हैं पॉजिटिव। वाइल इन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इनहिबिशन हो जाती है उस फंक्शन की जो हो रहा होता है, यानी कि काउंटर एक्ट प्रोसेस हो रहा होता है, एक बाहर एक अंदर, या फिर ऐसा प्रोसेस कि उसको इनहिबिट, उसको रोक दे, उससे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन, या फिर उसको स्लो डाउन कर देना इज ऑल्सो कॉल्ड द नेगेटिव फीडबैक। ब्रेकडाउन ऑफ द होम्योस्टैटिस ब्रेकडाउन द होम्योस्टैटिस ऑफ द सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये होता है कि हमेशा ये होम्योस्टैटिस के सिस्टम को ब्रेक कर देता है, मगर नेगेटिव का क्या फंक्शन होता है, ये हमेशा होम्योस्टैटिस के कंडीशंस को मेंटेन रखता है। बिल्कुल, अगर बाहर का ठंडा एनवायरनमेंट है तो बॉडी हमारी गर्म होगी, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव, यानी कि मेंटेन कर रहा है होम्योस्टैटिस को। पॉजिटिव क्या है, अगर दर्द हो रहा है या कोई भी चीज़ हो रही है तो उसको बढ़ा रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। लेस कॉमन, ये बहुत कम है और बहुत सर्टेन या रेयर कंडीशंस में ये अकर होता है, ठीक है। नेगेटिव क्या होता है, अकर मोर ऑफन इन द बॉडी, हेल्पिंग इन मेंटेनिंग वेरियस कंडीशन ऑफ द बॉडी कंडीशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव फीडबैक के एग्जांपल्स चाइल्ड बर्थ, ब्लड क्लॉटिंग एंड फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग का हमारे पास जो हार्मोन होता है वो होता है इथीन। ब्लड क्लॉटिंग का फिब्रिनोजिन, ये मैं अपने पास से एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और चाइल्ड बर्थ में ऑक्सीटोसिन। तो ये तीनों हार्मोन्स होते हैं। और नेगेटिव फीडबैक में रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, अगर आप कोई ड्रग लेते हो लाइक पायरेक्सिया, तो पायरेक्सिया इज़ द मेन टर्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ द नेगेटिव फीडबैक। ब्लड प्रेशर के लिए आपके पास कोई ना कोई होगा, और फ्रूट कंटेंट के लिए, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ द नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो इसी के साथ साथ हम अपना सबसे मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसके ऊपर ये चैप्टर पूरा बना है, दैट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन पढ़ेंगे। मगर ब्रेन के सारे पार्ट नहीं पढ़ने हमें, सिर्फ कुछ पढ़ने हैं जो एसएलओ से मेंशन है, तो मैंने उसके पिक्चर ले लिए। सो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन, कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत ही आसान है। किससे प्रोटेक्ट किया जाता है, स्कल से। स्कल इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन। ब्रेन इज़ कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन से लेकर नीचे एक लाइन जा रही है उसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ नर्व्स एंड सपोर्टिव टिश्यूज़, ये बात याद रखने की, नर्व और सपोर्टिव टिश्यू से बना होता है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ब्रेन इज टू कॉन्स्टेंटली रिसीव एंड इंटरप्रेट नर्व सिग्नल्स एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन। समझ आ गई ये बात। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल मूवमेंट, स्पीच, इमोशंस, कॉन्शियसनेस एंड इंटरनल बॉडी फंक्शंस सच एज हार्ट रेट, ब्रीथिंग एंड बॉडी टेम्परेचर। सेकेंड ईयर में तो हमने फिर भी बहुत डिटेल में पढ़ा था, यहाँ तो फिर भी हमारे पास बहुत शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। सो ब्रेन हमारे पास जो फंक्शन है ना वो दो पार्ट्स पर है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, और एक होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। हम सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से ब्रेन को पढ़ेंगे और पेरीफेरल में से स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आ जाओ भाई, पहले तो ब्रेन की पूरी डायग्राम को देख लो, बहुत ही आसान है। अच्छा, अब हमारे पास एक पार्ट होता है ब्रेन का, दैट इज़ द सेरिब्रम, ठीक है। ये देख लो सेरिब्रम क्या है, कहाँ पर लाइन जा रही है, ये होता है सेरिब्रम हमारे पास जो आपको नज़र आ रहा है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 हॉल्स। तो वो दो कौन कौन सी हॉल्स हैं, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जो कि कंट्रोल करता है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, सॉरी राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन। लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है राइट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट बात है। और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये बात याद रख लो, समझ जाओगे। आगे बढ़ते हैं। कॉर्पस कैलोसम, यहाँ पर पहले देख लो कॉर्पस कैलोसम है क्या। दिस इज नोन एज द कॉर्पस कैलोसम, जो आपको नजर आ रहा है। कॉर्पस कैलोसम इज अ ब्रिज बिटवीन 2 हेमिस्फीयर्स। द राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, द लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी। तो कॉर्पस कैलोसम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपके सेरेब्रम को डिवाइड करता है इनटू लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर्स। राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी,
लेफ्ट साइड कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी। बस ये बात याद रख लो, बाकी ख़त्म। अब आ जाओ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो हमारे पास है उसको पढ़ते हैं। एक मिनट, बस थोड़ा जूम इन कर लूँ। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स और इसे हम कहते हैं ग्रे मैटर। द आउटर सरफेस ऑफ द सेरेब्रम, जो सेरेब्रम का बाहर वाला सरफेस होता है उसे हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, दैट इज द ग्रे मैटर। द नर्व सेल्स मेक कनेक्शंस हेयर कॉल्ड साइनेप्सिस दैट कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। तो यहाँ पर आपकी साइनेप्सिस बनती हैं, ठीक है। वाइट मैटर इनर पार्ट होता है ब्रेन का या सेरेब्रम का, जो कि आपके पास मायलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, मायलिनेटेड शीट्स होती हैं दैट रिले इन्फॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की जो इन्फॉर्मेशन होती है उनके दरमियान एक ब्रिज एक्ट करती हैं। द वाइटिश कलर अपेयर्स, जो वाइटिश कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मायलिनेटेड न्यूरॉन्स। अगर एमसीक्यू में आए इन द वाइटिश विच इज़ द इनर पार्ट ऑफ द ब्रेन, क्यों वाइट होता है तो आप टिक करोगे बिकॉज ऑफ द मायलिनेशन। लोब्स ऑफ सेरेब्रम, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब, ठीक है भाई। इसको मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। फ्रंटल लोब क्या करती है? मूवमेंट, स्पीच, बिहेवियर, मेमोरी, इमोशंस, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग सच एज थॉट प्रोसेस, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग। यानी कि शॉर्ट फॉर्म में फ्रंटल लोब क्या करती है? कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज को कंट्रोल, ठीक है। पैराइटल लोब कंट्रोल सेंसेशन सच एज टच, प्रेशर, पेन एंड टेम्परेचर। इट कंट्रोल्स स्पेशियल ओरिएंटेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइज, शेप एंड डायरेक्शन। यानी कि ये आपकी डायरेक्शन, पैराइटल जो लोब है डायरेक्शन और सेंसेशन के लिए कंट्रोल होती है, ठीक है। और जो टेम्पोरल लोब है वो मैं बता रहा हूँ, दैट इज़ फॉर द आई विजन, सॉरी हेयरिंग, मेमोरी एंड इमोशंस और स्पीच। यानी कि टेम्पोरल लोब आपकी हेयरिंग के लिए है, सुनने के लिए है, और ऑसिपिटल लोब जो है आपकी विजन के लिए है, आई विजन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, सही है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ हमारे पास जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम क्या होता है भाई? देख लो, ये नज़र आ रहा है सेरिबेलम। सेरिबेलम को हम कहते हैं ब्रेन के अंदर एक और ब्रेन विद इन अ ब्रेन। सो सेरिबेलम लोकेटेड अंडर द सेरेब्रम, सेरेब्रम के बिल्कुल नीचे, एट द बैक ऑफ द ब्रेन के पीछे वाली साइड। 2 हेमिस्फीयर्स एंड हैज़ ग्रे एंड वाइट मैटर मच लाइक द सेरेब्रम, बिल्कुल सेरेब्रम की तरह है। सेरिबेलम का कंट्रोल क्या है? क्या करती है? मूवमेंट, पोस्चर, आपका पोस्ट, बैलेंस ऑफ द बॉडी और रिफ्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स एक्शंस, वॉकिंग, टॉकिंग, कलेक्टिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी की सेंसरिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। अगर कहा जाए कि एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया और वो वॉक नहीं कर पा रहा, तो उसका मतलब क्या है? उससे क्या डैमेज हुआ है? सेरिबेलम, ठीक है। ये है ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द सेरिबेलम। ब्रेन स्टेम, a bundle of nerve tissue at the base of the brain, connects the cerebellum to the spinal cord and sends messages between different parts of the body and the brain. The brain stem has 3 areas: midbrain, pons and medulla oblongata. ब्रेन स्टेम जो है आपके नर्व कनेक्शंस का एक पूरा पार्ट है, ठीक है। और इसमें जो आपके जो सारे सिस्टम हैं वो कौन कौन से हैं? ये रहा ब्रेन स्टेम। सो ये देख सकते हो, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के दरमियान एक ब्रिज है, दैट इज़ द ब्रेन स्टेम। सो ब्रेन स्टेम का जो है पार्ट्स वो मिड ब्रेन है, पॉन्स है और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है। अच्छा, 3 लेयर्स होती हैं जिसे हम कहते हैं क्रैनियल लेयर्स। क्या कहते हैं? क्रैनियल लेयर्स। ड्यूरा मैटर, आउटर वाली लेयर जो थिकेस्ट होती है, एरेक्नॉइड मैटर, मिडल वाली थिन मेम्ब्रेन, और पाया मैटर, इनर और थिन मेम्ब्रेन। सेरेब्लो स्पाइनल फ्लूइड CSF फ्लोज इन द स्पेस बिटवीन द एरेक्नॉइड लेयर एंड द पाया मैटर। दिस स्पेस इज कॉल्ड द सब एरेक्नॉइड स्पेस। ये बात पढ़ लो, समझ आ जाएगी कि CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है आपका, वो आपका एरेक्नॉइड लेयर के और पिया मैटर के दरमियान होता है, ठीक है। और उसे हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। अच्छा, ब्लड ब्रेन बॉर्डर, ये क्या है भाई? इसको पढ़ते हैं। A specialized system of blood vessels and enzymes that protect the brain from chemicals or toxins produced by bacteria। बहुत ही आसान बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जनाब, इट इज़ मेड अप ऑफ कैपिलरीज। जब ब्लड का काम आ गया तो कैपिलरीज दैट आर लाइंड विद इन थिन फ्लैट एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स से कंबाइंड होती हैं।
The endothelial cells in BBB are packed tightly together so substances cannot pass out of the bloodstream into the brain. यार इस बात को BBB पता नहीं क्या लिखा है यहाँ पर बाहर, एंडोथेरियल सेल्स के बने हुए होते हैं जो कि सब्सटेंसेस को दूसरे से ब्लड स्ट्रीम के तौर पर पास करने से रोकते हैं. The enzymes also restrict the types of substances that cannot be carried from the bloodstream into the brain. Enzymes भी यहाँ पे कुछ काम लेते हैं साथ साथ. अच्छा जनाब, some substances can pass through the blood-brain barrier, such as very small molecules and molecules that are lipid soluble. Lipid soluble molecule जो हैं blood-brain barrier को क्रॉस कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. अब हम आ गए हैं स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर. द कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स एंड एसोसिएटेड टिश्यू इज़ नोन एज द स्पाइनल कॉर्ड सिस्टम. सो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड इज़ द इंक्लोज इन द स्पाइन. स्पाइन रीजन में होती है जो हमारे नेक के बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा होता है. कनेक्ट्स नियरली ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन. बॉडी के जितने पार्ट्स हैं उन सबको कनेक्ट करती है. स्पाइन क्या है? द बोनी सेक्शंस दैट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, स्पाइन कहलाती है. कंसिस्ट ऑफ वर्टिब्रेई एंड डिस्क. वर्टिब्रेई और डिस्क को प्रोटेक्ट करती है स्पाइन. डिस्क क्या चीज़ है? अ लेयर ऑफ कार्टिलेज बिटवीन ईच वर्टिब्रा दैट कुशन्स एंड प्रोटेक्ट्स द वर्टिब्रे एंड स्पाइनल कॉर्ड. मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ आ गई. एक हमारे पास डिजीज़ होता है जिसे हम कहते हैं स्पॉन्डिलिसिस, स्पॉन्डिलाइटिस बल्कि. ये आपकी स्पाइन का डिसऑर्डर है कि आपकी जो डिस्क होती हैं वो न्यूक्लियस पल्पोसस और जो है फिब्रस, एनुलस फिब्रस की वजह से जो एक स्ट्रक्चर होता है वो जब फट जाता है तो ये कुशनिंग पावर खत्म हो जाता है. हमारे पास सिंड्रोम होती है स्पॉन्डिलिसिस. ठीक है. सो वो एनुलस फिब्रोसिस और न्यूक्लियस पल्पोलस की वजह से होता है आपका डिसऑर्डर, क्योंकि वो हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं जो आपके ख़राब हो चुके होते हैं. सो स्पाइन इज़ डिवाइडेड इनटू 5 रीजन्स. स्पाइन जो हमारे पास 5 रीजन में डिवाइड है, उनके नाम, उनकी लोकेशन और नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स ऑरिजिनेटिंग. ठीक है. हमें पता है स्पाइनल नर्व्स टोटल हमारे पास जो हैं 32 होती हैं. ठीक है. और 32 नहीं होती, 31 होती हैं हमारे पास स्पाइनल नर्व्स. तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स यानी कि अगर हमारे पास स्कल है और इसके नीचे ये हमारी पूरी स्पाइन जो आपको दिखाई जा रही है, ये स्पाइन है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसे हम कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री. नज़र आ रहा है? सर्वाइकल वर्टिब्री का जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम कहते हैं एक्सिस और एटलस. सेकेंड पार्ट एटलस, फर्स्ट पार्ट एक्सिस. सर्वाइकल वर्टिब्री आपका नेक रीजन में लाई करता है फ्रॉम बेस ऑफ स्कल टू लोअर पार्ट ऑफ द नेक. समझ आ गई बात? नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं? 8. थोरैसिक वर्टिब्री जो आपकी चेस्ट कैविटी को कहते हैं, ये रहा. फ्रॉम शोल्डर टू मिड ब्रेन, फ्रॉम शोल्डर टू मिड बैक यानी कि आपकी डायफ्राम तक थोरैसिक 12 पेयर्स होते हैं. रिब्स काउंट होंगे इसमें. लंबर रीजन, लंबर वर्टिब्री फ्रॉम मिड बैक टू हिप्स तक जाता है 5. सैक्रम एट द बेस ऑफ स्पाइन फ्यूज वर्टिब्री. सैक्रम आपके फ्यूज वर्टिब्री को कहते हैं. 5 पोस्टीरियर फ्यूज होते हैं और 4 आपके एंटीरियर फ्यूज होते हैं. 4 एंटीरियर, तो ये सैक्रम वर्टिब्री हो गया, ये भी 5 है. और कॉक्सिस इज द टेल बोन एट द एंड ऑफ स्पाइन फ्यूज वर्टिब्री, ये भी आपके पास फ्यूज वर्टिब्री है. सैक्रम देख लिया, एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड है. और कॉक्सिस जो है टेल बोन होती है जो कि आपकी फ्यूज वर्टिब्रीज के हिस्से में होती है. एट दैट इज़ द वेस्टिजियल ऑर्गन. हमने एवोल्यूशन में पढ़ा था व्हाट इज़ द वेस्टिजियल ऑर्गन, जो आपके किसी यूज़ में नहीं है. तो मैमल्स यानी कि ह्यूमंस के अंदर कॉक्सिस इज़ द वेस्टिजियल ऑर्गन. इसी के साथ साथ अब हम बढ़ेंगे स्पाइनल नर्व्स के पास. स्पाइनल नर्व्स ऐसी चीज़ हैं जो कि मैसेजेस को रिले करती हैं बॉडी और ब्रेन के दरमियान. सही है. दीज नर्व मैसेजेस कंट्रोल बॉडी फंक्शंस लाइक मूवमेंट, ब्लैडर एंड बोवल कंट्रोल एंड ब्रीथिंग. ये सब कुछ कंट्रोल करती हैं. ईच वर्टिब्रा हैज़ अ पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स दैट रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस एंड सेंड मोटर इम्पल्सेस. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हर वर्टिब्रे के पास पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं जो कि सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करती हैं और मोटर इम्पल्सेस को भेजती हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन ख़त्म किया विद ईच एंड एवरीथिंग. अब मैं ऐसा लो चेक कर लेता हूँ कि क्या हमने सब कर लिया है कंप्लीट.
बिल्कुल ठीक है। रिफ्लेक्सेस आर फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक। बस हम जिस टॉपिक पर रह गए हैं दैट इज़ द हार्मोन्स या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है ना, लिस्ट द फंक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। भाई एक ही काम है, रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करना, रिफ्लेक्सेस का, बस, ठीक है, हो गई बात। अच्छा, क्लासीफाई रिफ्लेक्सेस, हमारे पास एक टर्म है, चलो रिफ्लेक्सेस को भी क्लासीफाई कर लेते हैं। मोनोसाइनेप्टिक और पॉलीसाइनेप्टिक हमने पढ़ा था, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सेस हैं। अच्छा, मोनोसाइनेप्टिक और पॉलीसाइनेप्टिक जो रिफ्लेक्स होते हैं उनकी कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ। मोनोसाइनेप्टिक और पॉलीसाइनेप्टिक। पॉलीसाइनेप्टिक यानी जिसमें एक से ज़्यादा आपके इंटरन्यूरॉन हो, और मोनोसाइनेप्टिक जिसमें एक ही इंटरन्यूरॉन हो। तो मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स हमारे पास है, एग्जाम्पल इज़ द नी जर्क। पॉलीसाइनेप्टिक की एग्जाम्पल है हमारे पास बेबिंस्की रिफ्लेक्स, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो और चीज़ें हैं आपकी, हाँ, पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स में जो आपकी विड्रॉल अचानक से आप कर लेते हो ना चीज़ें के, अगर आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो विड्रॉल इफेक्ट आपने फ़ोन से पीछे किया, इज नोन एज पॉलीसाइनेप्टिक। और मोनोसाइनेप्टिक में आपका नी जर्क हो गया, और आपका जो है इसी के साथ साथ जितने भी आपके स्ट्रेचिंग, जो आप स्ट्रेच करते हो ना, वो सारे आपके मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स में आएंगे, और विड्रॉल इफेक्ट्स आपके पॉलीसाइनेप्टिक होंगे। इसकी एक और एग्जाम्पल विड्रॉल की है, ब्लिंकिंग ऑफ आई इज़ द पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। और मोनोसाइनेप्टिक में आपके पास आ गया मसल्स की आपकी स्ट्रेचिंग। तो ये आपके पास क्लासिफिकेशन हो गई रिफ्लेक्सेस की, ठीक है। अच्छा जनाब, हम और देख लेते हैं कुछ चीज़ें। लिस्ट द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, अच्छा मिड ब्रेन को बता देता हूँ, ये मैंने नहीं बताया क्योंकि मैंने ये भी देखा। अच्छा, मिड ब्रेन का जो काम है वो होता है आपका इज़ द रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, इसी के साथ साथ ऑडिटरी कंट्रोल्स। रिफ्लेक्स मूवमेंट्स में आपका अगर मिड ब्रेन में आता है तो आई विजन से काम है इसका, और ऑडिटरी कंट्रोल से जो उसका फंक्शन है वो ये है कि मतलब हियरिंग। तो ये आपका मिड ब्रेन का फंक्शन है ह्यूमन के अंदर, और इट इज़ लेस डेवलप, इतना डेवलप नहीं है, ठीक है। तो ये MCQ में आ सकता है। तो ये मिड ब्रेन का फंक्शन हो गया। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर रिफ्लेक्सेस, स्पाइनल कॉर्ड्स, नर्व इम्पल्स, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, माइलिन शीट्स, कॉन सेल्स, न्यूरॉन्स, डिफाइन रिसेप्टर्स एज ट्रांसड्यूसर्स सेंसिटिव टू वेरियस स्टिमुलाई। अच्छा, रिसेप्टर्स को हम एक और नाम देते हैं ट्रांसड्यूसर्स। क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर्स। तो ये बात भी याद रखने की होगी जहन में। और जो मिड ब्रेन था ना, मिड ब्रेन इज़ द रिले सेंटर। ये कनेक्ट करता है आपके ब्रेन को और उसको स्पाइनल कॉर्ड को, लाइक द ब्रेन स्टेम, ठीक है। सो ऑडिटरी रिले सेंटर कह सकते हैं, या रिफ्लेक्स मूवमेंट्स का रिले सेंटर कह सकते हैं। तो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द मिड ब्रेन। सो यहाँ पर हमने सारा पढ़ा। और एक बात मैं बल्कि बाद में बताऊँगा, हाइपोथैलेमस, क्योंकि हम हार्मोन्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम हार्मोन्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम हार्मोन्स पढ़ेंगे।